ल्यूकीमिया जो है ये वो है जिसमें हमारे मैच्योर सेल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं ब्लड में, मैच्योर नियोप्लास्टिक सेल्स, दैट मींस न्यूट्रोफिल्स और माइलोसाइट्स वगैरह आ जाएंगे और उधर लिम्फोसाइट्स, मैच्योर लिम्फोसाइट्स आएंगे। लेकिन ये सेल्स मैच्योर लुकिंग है बट दे आर नियोप्लास्टिक, मैलिग्नेंट सेल्स हैं, तो इनका नंबर भी बहुत ज्यादा आएगा, सारा कुछ आएगा, लेकिन हमें मतलब क्लियर कट ये पता लग जाएगा कि ये लिम्फोसाइट है और वो ये है। यहाँ पे इमेच्योर सेल्स जो है नहीं होते हैं। क्रॉनिक ल्यूकीमियाज, क्रॉनिक माइलॉइड और क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया। अब जो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया ये कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स है जिसको हम माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं, ये उसमें इसको डाला गया है। तो अभी तक तो मतलब हम फैब क्लासिफिकेशन में जब चल रहे थे तो फैब एक्यूट की क्लास ल्यूकीमियाज की कर ली और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की कर ली, और अब ये जो दोनों हैं ये फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। एक्चुअली lymphocyte is a very complex cells and you don't have only one type of lymphocyte in the body, you have got lots and lots different type of lymphocytes in the body। तो आपने अभी तक जैसे पढ़ा है बी सेल पढ़ा है, और टी सेल में आगे टी हेल्पर सेल और टी वो और उधर नेचुरल किलर सेल, दैट मीन्स आपने 4-5 तरह के पढ़े हुए हैं, दीज आर द वेरी बेसिक। आगे इनकी बहुत ज्यादा सब टाइप्स हैं। तो इसी करके क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमियाज जो है ये इनकी जो क्लासिफिकेशन है ये मैं कल आपको करवाने की कोशिश करूंगा इसको, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जो है, तो अब माइलॉइड में जैसे कि मैंने बताया था कि माइलॉइड में मैंने क्या बताया था कि माइलॉइड सेल्स जो है वो प्लेटलेट्स भी बनाते हैं, वो आरबीसीज भी बनाते हैं, और वो लिम्फोसाइट को छोड़ के बाकी व्हाइट ब्लड सेल्स भी बनाते हैं, मतलब न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स भी बनाते हैं। तो जो माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल है वो ये सारा कुछ बनाता है। तो उस हिसाब से क्रॉनिक ल्यूकीमिया जो है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जो है और ये जो है ये भी उसी कैटेगरी में जाएंगे। तो साथ में वहां पे आपको प्लेटलेट्स जो है वो अगर ज्यादा बन रहे हैं तो वो क्रॉनिक प्लेटलेट वाला ल्यूकीमिया हो जाएगा, और आरबीसी ज्यादा बन रहे हैं तो क्रॉनिक वो आरबीसी वाला ल्यूकीमिया हो जाएगा, जो कि मैंने आपको अनीमिया के टाइम पे बताया था कि हम उसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया वेरा। तो पॉलीसाइथीमिया वेरा इज बेसिकली अ क्रॉनिक ल्यूकीमिया ऑफ आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स। तो वो माइलॉइड ग्रुप के सेल्स आ गए। सो इस तरीके से, और इसी तरह से क्रॉनिक माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया है, क्रॉनिक मोनोसिटिक ल्यूकीमिया। तो ये जो है ये क्रॉनिक, अभी हम क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में हम सिर्फ न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया की बात कर रहे हैं। तो जब माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू इन दैट कैटेगरी। नाउ ये यहाँ पे आ गया अदर क्रॉनिक ल्यूकीमियाज, क्रॉनिक यूसिनोफिलिक, क्रॉनिक बेसोफिलिक, क्रॉनिक मोनोसिटिक ल्यूकीमिया, हेरी सेल ल्यूकीमिया, ये दूसरे क्रॉनिक ल्यूकीमिया आ जाते हैं। नाउ क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया इट ऑकर्स इन 3rd to 4th डिकेड ऑफ लाइफ। सो जो एक्यूट है वो यंगर एज ग्रुप में होते हैं, और जो क्रॉनिक है वो लेटर एज ग्रुप में होते हैं। समटाइम्स इट में ऑकर इन चिल्ड्रन, देन इट इज कॉल्ड एज जुवेनाइल सीएमएल। क्लिनिकल फीचर्स: anemia, since too many cellular cells are being formed, hypermetabolism, weight loss, anorexia. Splenomegaly, it is massive and it is associated with pain and splenic infarct. So chronic myeloid leukemia में जो TLC होती है ना, that goes very high. That goes very high. I mean 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh. Maximum जो मैंने अब तक देखी है, I have diagnosed a case of 8,50,000 TLC, and that was a young male. He must be about 22 or 23 years old, and he presented with blurring of vision. He presented in a neurological hospital, neurosurgery hospital में he presented with the blurring of the vision. And जब blurring of the vision करके उसके जब जनरल टेस्ट कराए, उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ ब्लरिंग ऑफ विजन थी, तो उसकी जो टीएलसी थी वो 8.5 लाख करके उसके ब्लड इतना ज्यादा विस्कस हो गया था कि रेटिनल वेसल्स में उसका ब्लड मूव ही नहीं कर पा रहा था, एंड दिस करके उसका रेटिना में उसको ब्लरिंग ऑफ विजन हो रही थी, एंड अदरवाइज दैट पेशेंट वाज लाइक कंपैरेटिवली हैविंग नो अदर प्रॉब्लम।
सो दिस इज लाइक क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में मतलब टीएलसी बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड इस करके स्प्लीनोमेगाली, द थिंग इज स्प्लीनोमेगाली, हिपेटोमेगाली, इसमें स्प्लीन इनलार्जमेंट, लिवर इनलार्जमेंट होती है जो कि पेशेंट को माइल्ड डिस्कम्फर्ट देती है, पेशेंट को खुद पता ही नहीं लगता कि मेरा ये सारा कुछ अंदर से इनलार्ज हो गया। देन देयर आर ब्लीडिंग टेंडेंसी, bleeding tendency like epistaxis, bleeding from the nose, menorrhagias, in easy bruising. But you have to understand over here, acute myeloid leukemia में जो proliferation हो रही होती है वो हो रही होती है immature cells की, और जो immature cells हैं वो easily bone marrow छोड़ के blood में नहीं निकल सकते, तो bone marrow immature cells से ही भर जाती है, तो दूसरे normal cells जो हैं bone marrow में multiply नहीं कर सकते हैं। एंड राइट, acute myeloid leukemia में माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट्स, उधर लिम्फोब्लास्ट वगैरह जो इमेच्योर सेल्स बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा बन रहे होते हैं और वो मैच्योर हो नहीं पाते हैं, तो क्योंकि वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं वो ब्लड में आ नहीं पाते हैं, तो बोन मैरो भरनी स्टार्ट, जब बोन मैरो बिल्कुल पैक हो जाएगी तब वो धक्के मार मार के उनको ब्लड में निकालती है जो हमें ब्लड में ब्लास्ट नजर आते हैं। बट उससे पहले बोन मैरो टोटली पैक्ड हो चुकी होती है क्योंकि वो नॉर्मली निकल नहीं सकते हैं, पैक होने करके जो नॉर्मल सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, तो दैट इज द प्रॉब्लम। इस करके वहां पे अनीमिया भी हो जाता है, इस करके वहां पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होता है। अब जो क्रॉनिक है, क्रॉनिक में सेल्स मैच्योर कर रहे हैं तो वो न्यूट्रोफिल बनाएगी, अब न्यूट्रोफिल जो है वो निकल सकता है, उसको बना के उसने ब्लड में भेज दिया, उसको बना के उसने ब्लड में भेज दिया, तो बोन मैरो में इन्फिल्ट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं होती, बोन मैरो में पैकिंग नहीं होती है, मतलब सेल्स ज्यादा बन रहे हैं वो ऑब्वियसली होती है, लेकिन वो बन के बाहर निकल सकते हैं, इस करके वो निकलते जाते हैं, इस करके टीएलसी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, पर बोन मैरो में इतना प्रेशर नहीं आता, और उस करके जो प्लेटलेट्स वगैरह जो है वो सप्रेस नहीं होते हैं, तो क्रॉनिक ल्यूकीमिया जो है उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह देखने को नहीं मिलता क्योंकि दे डू नॉट सप्रेस द नॉर्मल हेमेटोपोइसिस, नॉर्मल हेमेटोपोइसिस उसके साथ साथ चल ही रही होती है। सो ओवर हियर जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है या इजी ब्रूजिंग है ये इस करके नहीं होती है कि प्लेटलेट्स कम है, ये इस करके होती है कि जो सर्कुलेटिंग ब्लड है उसमें इतने ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं कि वो प्लेटलेट्स को काम ही नहीं करने देते, कहीं पे वूंड हुआ वहां पे बेचारे प्लेटलेट्स, ट्रैफिक अगर इतनी ज्यादा हो जाए तो वो पुलिस वहां तक पहुंच ही नहीं सकती है, वो वाला हाल हो जाता है कि प्लेट सेल्स इतने ज्यादा है तो प्लेटलेट। So bleeding tendency in myeloid leukemia is due to hyperviscous blood, but it is not due to decrease in the platelets. So here you have to remember that bleeding tendency in CML is not due to thrombocytopenia. And then we have got other features like gout, cellular turnover इतना ज्यादा हो रहा है तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है क्योंकि उस न्यूक्लिक एसिड टर्नओवर है तो आउट हो जाएगा। विजुअल डिस्टर्बेंसेस मैं बता चुका हूँ, मैंने जो फर्स्ट केस देखा था, फर्स्ट केस कह रहा हूँ जिस केस में मैंने मैक्सिमम टीएलसी देखी थी। देन न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन सेम वे, मेनिंजेस वगैरह यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। एंड प्रायपिज्म, प्रायपिज्म इज कंडीशन कॉल्ड एज in males it is seen as a painful erection. Now here what happens, same thing, when the penis is erect and the excess blood has flown in the penis, now that blood contains too many white cells, and because it contains too many white cells तो वो जो walls होते हैं पेनिस के उनमें से जब वो होता है वो वापस ही नहीं आ पाते हैं, एंड द पर्सन को persistent erection हो जाती है, and it is very painful after a certain time. When the erection remains for a long time it becomes very painful, and this is called as priapism. So ये it is seen in chronic myeloid leukemia जब TLC बहुत high हो जाती है. So it presents with a strange, you see strange things, priapism, visual disturbance, gout, menorrhagia, epistaxis. So these are the मतलब presentations होती हैं CML की, और पेशेंट को मतलब ये नहीं आइडिया होता कि उसको लाइक ल्यूकीमिया हो चुका होगा। लैब डायग्नोसिस, ब्लड पिक्चर, अनीमिया which is moderate and normocytic normochromic, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस जो है मतलब टीएलसी इज इंक्रीज, एंड टीएलसी में जो मेन सेल्स होते हैं वो माइलोसाइट्स एंड मेटामाइलोसाइट्स होते हैं, माइलोब्लास्ट यहाँ पे नहीं आएंगे, बहुत थोड़े होते हैं, एंड यहाँ पे बेजोफिल्स आ जाते हैं। सो बेजोफिल्स आर सीन इन क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में दो फेजेस होते हैं, एक फेज होता है क्रॉनिक फेज,
क्रॉनिक फेज जो होता है उसमें क्या होता है कि सिंपली पेशेंट का काउंट बढ़ गया और काउंट माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं, लैक्स में पहुंच गया, प्लेटलेट्स उसके ठीक ही रहते हैं, माइलोब्लास्ट उसके कम ही रहते हैं। लेकिन जो सीएमएल है ये कई बार एक्यूट ईएमएल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लास्ट क्राइसिस। ब्लास्ट क्राइसिस में क्या होता है कि देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एएमएल, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज ब्लास्ट क्राइसिस। सो ब्लास्ट क्राइसिस में बेजोफिल्स बढ़ जाएंगे, ब्लास्ट क्राइसिस में ब्लास्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लास्ट बन जाएंगे, एंड ब्लास्ट क्राइसिस इज अ डेंजरस सिचुएशन। तो नॉर्मली सीएमएल का जो पेशेंट्स होते हैं उनको इतना खतरा नहीं होता है, लेकिन अगर वो ब्लास्ट क्राइसिस में चले जाएं तो acute is very dangerous. So in that case, it gets converted into AML. So in the normal blood picture जो हम CML की देखते हैं उसमें हमें mainly myelocytes and metamyelocytes नजर आते हैं, blast नहीं नजर आते हैं। अगर blast नजर आ रहे हैं इसका मतलब patient blast crisis में चला गया। And then there is thrombocytosis, that means platelets are also increased in CML. A peripheral blood film in CML, here you see we have got a PBF of chronic myeloid leukemia. The chronic myeloid leukemia, PBF में, you see large number of cells are there, few neutrophils are there, and like I told you कि CML में basophils आ जाते हैं, तो इसकी PBF में एक basophil बना दिया. Platelets they are increased in number, and RBCs they are normostatic, normochromic, and we have got metamyelocytes and we have got myelocytes. Then we have got Philadelphia chromosomes. So सेम वे इन क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, इसकी मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया में हमें स्मॉल लिम्फोसाइट्स मिलेंगे और हमें इसमें स्मॉल सेल्स मिलेंगे, प्लेटलेट्स हमें इसमें नॉर्मल मिलेंगे। नाउ लेट बोन मैरो एग्जामिनेशन, सेलुलरिटी इंक्रीज होगी, मैरो इज हाइपरसेलुलर, मैरो इज हाइपरसेलुलर एंड मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स वही होंगे, माइलोसाइट्स एंड मेटामाइलोसाइट्स। ल्यूकोपोइसिस, एमी रेशियो इज इंक्रीज एंड मेजॉरिटी ऑफ सेल्स आर माइलोसाइट्स एंड मेटामाइलोसाइट्स। एरिथ्रोपोइसिस स्लाइटली डिक्रीज होती है बट नॉर्मोप्लास्टिक होती है। मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं बट थोड़े स्मॉल इन साइज होते हैं। एंड साइटोजेनेटिक्स मैंने यहाँ पे बताया था, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है, ट्रांसलोकेशन 9:22 होती है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो आज की डेट में अगर सीएमएल का हम लोग पीबीएफ करते हैं और उसमें हम माइलोसाइट्स, मेटामाइलोसाइट्स देख के हम उसको क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जब कह देते हैं, तो द पेशेंट इज ऑलवेज आस्क्ड टू अंडरगो टेस्ट फॉर दिस फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। Then other investigations they show elevated B12 and B12 binding capacity and elevated serum uric acid level. So these are the findings, associated findings which we find in CML. So B12 and B12 binding capacity, it could be due to this excess demand by the cell, and like I told you, vitamin B12 is required in nucleic acid और तो यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स एक्स्ट्रा बोन मैरो को बनाने पड़ रहे हैं, तो उसकी B12 रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। तो कुछ करके B12 जो है वो ब्लड में भी ज्यादा आना स्टार्ट हो जाता है। और एलिवेटेड यूरिक एसिड लेवल बिकॉज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड टर्नओवर करके यूरिक एसिड एएमएल में भी बढ़ता है। तो जहां पर भी सेल काउंट या सेलुलर टर्नओवर बॉडी में बढ़ेगा तो यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। सो दिस वाज द क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के ऊपर लॉन्ग नोट, शॉर्ट नोट दोनों ही आ सकते हैं। सिंपल पीबीएफ भी जो है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया की आ सकती है। क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया इज प्रीडोमिनेंटली अ डिजीज ऑफ एल्डरली। सो यू सी सीएमएल जो है वो मिडिल एज में होता है, बट सीएलएल जो होता है ये ओल्डर एज ग्रुप में होता है। आफ्टर द एज ऑफ 50 years द पेशेंट प्रेजेंट्स मेल इज टू फीमेल रेशियो इज 2:1। सो सबसे यंग एज में होता है एएलएल, फिर उसके बाद होता है एएमएल, फिर उसके बाद होता है सीएमएल, फिर उसके बाद होता है सीएलएल। आप ऐसे याद रख सकते हो, एएलएल, एएमएल, सीएमएल, सीएलएल। सो सीएलएल जो है, सो एएलएल बच्चों में हो जाएगा, और जो लिम्फोइड ल्यूकीमिया या बच्चों में होंगे या बूढ़े में होंगे, और जो माइलॉइड ल्यूकीमिया वो बीच में हो जाते हैं। So chronic lymphocytic leukemia, clinical features, anemia, lymphadenopathy. Now you see lymphocytes जो होते हैं हमारे lymph nodes में होते हैं,
तो दे हैव टेंडेंसी फॉर होमिंग इनटू द lymph nodes. So यहाँ पे lymphadenopathy हो जाएगी. There is discrete, non-tender and symmetrical enlargement. So एक अदे lymphocyte lymph nodes नहीं, वो पूरी चेन या उस एरिया की मल्टीपल lymph nodes जो होती हैं वो enlarge हो जाती हैं. And they are non-tender. That means they are not painful. तो lymph nodes अगर enlarge होंगी, lymphadenopathy अगर infection वगैरह करके होगी तो that is called as reactive lymphadenitis and that is painful. लेकिन अगर leukemia या lymphoma करके जो enlarge होती हैं, they are non-painful. Splenomegaly and hepatomegaly, it is massive. So same way, वही AML में CML में भी it was massive. Bleeding tendency could be here due to thrombocytopenia. Now, यहाँ पे thrombocytopenia different region करके होता है. You see, AML और ALL में मैंने बताया था कि thrombocytopenia इस करके होता है क्योंकि वहाँ पे bone marrow में immature cells होते हैं जो उसको move out करा देते हैं और मेगाकैरोसाइट्स को बनने ही नहीं देते हैं. ठीक है. जो CML में ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है वो इस करके होते हैं क्योंकि पेरिफेरी में ब्लड्स में इतने ज्यादा वो बड़े बड़े माइलोसाइट्स मेटामाइलोसाइट्स पड़े होते हैं, वो प्लेटलेट्स को एक्ट नहीं करने देते हैं. और जो CLL में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है वो इस करके होता है क्योंकि यहाँ पे लिम्फोसाइट्स ज्यादा होते हैं एंड यू नो लिम्फोसाइट्स आर इम्यून सेल्स. तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज जो हैं वो बन जाती हैं उसके अगेंस्ट प्लेटलेट्स के अगेंस्ट. और यहाँ पे अनीमिया भी जो होता है ये ऑटोइम्यून टाइप अनीमिया होता है. तो सो इन CLL बिकॉज लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म और लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, एंटीबॉडीज बनाना. तो इस करके इसमें एंटीबॉडीज तो यहाँ पे ऑटोइम्यून रिएक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो होता है यूजुअली ऑटोइम्यून टाइप होता है. बट बोन मैरो में जो प्लेटलेट्स या क्या कहते हैं PPF में प्लेटलेट्स इतने कम जो होते हैं सॉरी PBF में जो प्लेटलेट्स कम नजर आ रहे हैं वो प्लेटलेट्स आर बीइंग किल्ड बाय द एंटीबॉडीज. एंड देन देयर आर इन्फेक्शंस, अदर डिस्टर्बेंसेस, वही विजुअल डिस्टर्बेंसेस, बोन एंड जॉइंट पेन्स, मीडियास्टिनल एनलार्जमेंट. सो लैब डायग्नोसिस, ब्लड पिक्चर, anemia, moderate degree, normocytic, normochromic, and like I told you, in 20% cases it is autoimmune hemolytic anemia. Leukocytosis, there is marked leukocytosis and 90% cells are mature lymphocytes. So CLL में जो सेल्स होते हैं वो मैच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं. लेकिन ये लिम्फोसाइट्स की एक खासियत होती है. क्या खासियत होती है? जैसे जो ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, दिस इज अ लिम्फोसाइट सेल्स, ऑल ऑफ यू नो दिस इज अ लिम्फोसाइट सेल. ब्लू कलर लिम्फोसाइट, मैच्योर लिम्फोसाइट ऐसे. लेकिन ये जो होता है ना लिम्फोसाइट्स जो CLL में होते हैं, इनकी वॉल बहुत वीक होती है. तो जब हम स्मीयर बनाते हैं, व्हेन वी मेक अ स्मीयर, स्लाइड के ऊपर जब हम स्प्रेडर रखे ऐसे जब स्मीयर बनाते हैं, जब स्प्रेड करते हैं तो ये सेल्स टूट जाते हैं. तो ये सेल्स टूटने करके ऐसे स्प्रेड आउट से नजर आते हैं स्मीयर में. दिस इज कॉल्ड एज स्मीयर सेल्स और स्मज सेल्स. हम इनको स्मीयर सेल्स कहते हैं और स्मज. तो दे ब्लॉट से लगता है, स्मज सा बन गया हो जैसे ग्लास के ऊपर. तो ये वाले सेल्स नजर आने हैं. इनको कई पैथोलॉजिस्ट इनको बास्केट सेल्स भी कह देते होते हैं. सो स्मीयर सेल्स, स्मज सेल्स, बास्केट सेल्स, मतलब ये नजर आते हैं. तो इससे हमें पता लग जाता है कि जब लिम्फोसाइट काउंट्स काफी हाई हो और साथ में स्मीयर सेल्स आ रहे हो तो इसका मतलब कि ये लिम्फोसाइट है तो मैच्योर लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट्स हैं, लेकिन इनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो बड़ी पुअर है और वो रप्चर हो गई स्मीयर बनाने के टाइम पे. एंड देन वी हैव गॉट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. सो सिर्फ CML को छोड़ के बाकी सब में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है. देन पेरिफेरल ब्लड इन CLL, ये मैं आपको यहाँ से उसमें नोट्स में से शेयर कर देता हूँ. दिस इज द पेरिफेरल ब्लड ऑफ. सो यू सी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट्स एंड ये रहे आपके स्मीयर सेल्स. स्मीयर सेल्स आपने ऐसे बनाने हैं, स्मीयर सेल्स पड़े हुए हैं इसमें. And RBCs are normocytic, normochromic, and platelets are slightly decreased in number. Platelets are moderately decreased in number. So आपने platelets जो है किसी भी फील्ड में जो platelets हैं वो आपने 15 से ज्यादा नहीं बनाने हैं, 10 के आसपास बना दीजिए एक ऑयल इमर्शन फील्ड में. So now coming back to bone marrow. Bone marrow में there is increased lymphocyte count
and there is decreased myeloid precursors and decreased erythroid precursors. तो एमी रेशियो वगैरह को आपस में कुछ नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पे लिम्फोसाइट ज्यादा. अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बोन मैरो इज नॉट द साइट ऑफ लिम्फोसाइट प्रोडक्शन. लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बोन मैरो में नहीं बनते हैं, लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड्स में बनते हैं. सो इस करके CLL में जो होता है इतनी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती है. CLL में सिर्फ सर्कुलेटिंग ब्लड जब वापस बोन मैरो में जाता है तो वो साथ में अपने लिम्फोसाइट्स ले जाता है और लिम्फोसाइट्स वहाँ पे दिखने शुरू हो जाते हैं. लेकिन बोन मैरो में लिम्फाइड सेल्स बन नहीं रहे होते हैं, उनके प्रिकर्सर्स इस करके लिम्फोब्लास्ट वगैरह वो वहाँ पे कुछ नहीं होता है. लिम्फोब्लास्ट प्रो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये हमारे लिम्फ नोड्स में होते हैं. तो ये याद रखना. इस करके बोन मैरो में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं माइलॉइड और इरिथ्रॉइड में. सिर्फ लिम्फोसाइट्स जो सर्कुलेटिंग ब्लड के साथ आए वो वहां पे डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाते हैं. अदर इन्वेस्टिगेशन, इरिथ्रोसाइट रोजेट टेस्ट इज पॉजिटिव. ये बिकॉज दिस इरिथ्रोसाइट रोजेट टेस्ट इज पॉजिटिव क्योंकि मैंने बताया एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RBCs जो होती हैं बन जाती हैं, तो वो एंटीबॉडीज हर RBC पे स्टिक करके और आपस में क्लम्प कर देती हैं, तो वो रोजेट बन जाता है. Then we have got positive pan B cell markers. तो ये जो CD19, CD20, CD23 बेसिकली ये साइटोजेनेटिक्स के टेस्ट आ गए इसमें. एंड Coombs टेस्ट इज पॉजिटिव इन 20% केसेस. अगेन Coombs टेस्ट इज पॉजिटिव इन 20% केसेस क्योंकि यहाँ पे ऑटोम्यून हिमोलिटिक एनीमिया हो रहा होता है. सो एंटीबॉडीज जो है वो बन रही होती हैं अगेंस्ट द RBCs. ये आपने इम्यूनिटी में पढ़ा हुआ है और ब्लड सेल रिएक्शंस में आपने Coombs टेस्ट, डायरेक्ट Coombs टेस्ट एंड इनडायरेक्ट Coombs टेस्ट जो है ये आपने इम्यूनोलॉजी का पार्ट है वहाँ पे. तो CLL में हमारे ऑटोइम्यूनिटी होती है, इस करके ये टेस्ट जो है पॉजिटिव आ रहे हैं. नाउ ल्यूकीमिया डायग्नोज करना इज नॉट अ इजी थिंग. आई मीन आप किसी को बेसिकली अगर आप रिपोर्ट करते हो एज अ CLL, अब कोई पेशेंट है उसमें उसको लिम्फोसाइटोसिस हुआ है, सिंपल उसके TLC जो 11,000 है और उसके लिम्फोसाइटोसिस हो गया, TLC बढ़ गई उसकी और लिम्फोसाइट्स आ गए. या कोई पेशेंट है उसको सेप्टिसीमिया हुआ है, अब सेप्टिसीमिया में उसकी 40,000 के आसपास 50,000 के आसपास उसकी TLC पहुंच गई, प्लस उसमें शिफ्ट टू लेफ्ट हो गया, माइलोसाइट्स, मेटामाइलोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स वगैरह वो भी आने स्टार्ट हो गए. बट यू नो दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन. तो उस टाइम पे डायग्नोज करना कि दिस इज CML या दिस इज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन TLC बढ़ी हुई है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो एज सच हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज इजी, बट एज अ पैथोलॉजिस्ट और जो PG करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं पैथोलॉजी में, उस टाइम पे जब वो इस चीज को समझ रहे होते हैं तो वहां पे ये चीज को डायग्नोज करना काफी मुश्किल होता है. सो वी हैव गॉट अ कंडीशन कॉल्ड एज ल्यूकेमाइड रिएक्शन. So, going by the name leukemoid, can anybody in the class tell me what do you mean by the word leukemoid? Yes, anybody who can tell me leukemoid word का meaning क्या हुआ? हरगीत? So is it leukemia like? Yeah. So like I told you, मैंने क्लास में पहले भी आपसे बात की थी, जब हम किसी चीज के पीछे ऑइड लगा देते हैं, जैसे मंगोलॉइड, मंगोल लाइक, फिब्रिनॉइड, फिब्रिन लाइक. सो ल्यूकेमॉइड इज ल्यूकीमिया लाइक. तो जब PBF ब्लड पिक्चर जो हमें ल्यूकीमिया लाइक लगती है लेकिन वो ल्यूकीमिया होता नहीं है, क्योंकि हमने जैसे PBF में जो भी जितनी भी बातें की हैं कि उसमें TLC बड़ी होती है और PBF हो गया या हमारा ब्लड काउंट हो गया, TLC बड़ी है, साथ में एनीमिया भी आ रहा है, प्लेटलेट भी कम हुए हैं और माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट्स भी नजर आ रहे हैं, तो उसको देख के लगता है कि ये ल्यूकीमिया है. बट ल्यूकीमिया लाइक इट इज अ नियोप्लेजिया, वो एक नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है, पर वो नहीं होती है. तो हम उस केसेस को ल्यूकेमॉइड रिएक्शन कह देते हैं कि पिक्चर लुक्स लाइक ल्यूकीमिया बट इट इज नॉट ल्यूकीमिया, looks like leukemia but it is not leukemia. So leukemia reaction, it is an excessive reactive leukocytosis seen in blood film which resembles leukemia in patients who doesn't have leukemia. So it resembles leukemia but the patient doesn't have leukemia. Now it is of two types, myeloid leukemia reaction and lymphoid leukemia reaction. एंड ये क्यों होती है माइलॉइड ल्यूकेमिया रिएक्शन? इन्फेक्शंस, बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस होंगे, सेप्टिसीमिया हो गया तो इतना TLC बढ़ जाएगी, ऐसे लगने लग जाएगा कि पेशेंट को ल्यूकीमिया हो गया.
intoxications, eclampsia, severe burns. In such conditions also TLC goes into 60,000, 70,000. Malignancies, दूसरी malignancies, multiple myeloma, Hodgkins, मतलब ये blood cancer नहीं है लेकिन दूसरी malignancies हैं, उन करके क्या हो रहा है कि स्पिल ओवर हो रहा है, बोन मैरो रिएक्ट कर रहा है और बोन मैरो इतने ज्यादा ये बना रहा है ब्लड सेल्स, तो ये ब्लड सेल का कैंसर नहीं है, मैलिग्नेंसी नहीं है, बट इट रिजेंबल्स दैट. And severe hemorrhage and hemolysis, in such cases also the picture becomes similar to leukemia, and then we call it as leukemite reaction. Leukemite reaction में ल्यूकोसाइटोसिस होती है बट ज्यादा नहीं होती है, मॉडरेट होती है, 1 लाख से नीचे नीचे रहती है, और इसमें माइलोसाइट्स एंड मेटामाइलोसाइट्स आ जाते हैं अप टू 15% के आसपास, लेकिन ब्लास्ट हमेशा लेस देन 5% रहते हैं. जो सेल्स होते हैं उनमें टॉक्सिक ग्रैनुलेशंस एंड डॉल बॉडीज नजर आती है न्यूट्रोफिल्स में. जो CML के न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनमें टॉक्सिक ग्रैनुलेशंस नहीं होती हैं. टॉक्सिक ग्रैनुलेशंस, आई टोल्ड यू, दीज आर, जब मैंने इन्फ्लेमेशन कराई थी तो उसमें एक स्टेप था, जब कीमोटैक्सिस के बाद न्यूट्रोफिल वहां पे पहुंचता है तो न्यूट्रोफिल एक्टिवेट हो जाता है. तो एक्टिवेशन के टाइम पे जो उसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं उनके अंदर इंजाइम्स जो होती हैं वो फिल हो जाती हैं, तो दोज आर द टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स. बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस के टाइम पे जो किल करना है बैक्टीरिया को, तो दे बिकम पैक्ड विद दैट दोज इंजाइम्स. सो यहाँ पे क्योंकि इन्फेक्शन करके हो रहा है तो टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स होंगे, लेकिन CML में टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं. CML में जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उसमें फाइन ग्रैन्यूल्स होते हैं. Neutrophilic alkaline phosphatase score is high, which is low in CML. Neutrophilic alkaline phosphatase score is related to toxic granules, because वो granules जो हैं उनमें जो cells भरे पड़े हैं और जो enzymes भरे पड़े हैं, alkaline phosphatase enzyme जो है वो उसमें activate हुआ होता है. Cytogenetic studies is normal because these are the normal neutrophils in response to the inflammation. And अनीमियाज, अदर फीचर्स जो हैं इसमें, अनीमिया नॉर्मल भी हो सकता है, अब नॉर्मल भी हो सकता है, बट लाइक इट हैज गॉट नो रिलेशन टू द बोन मैरो. एंड प्लेटलेट काउंट जो होता है यूजुअली नॉर्मल होता है. सो ये वाइवा क्वेश्चन भी है और एग्जाम क्वेश्चन भी है. डिफरेंशिएट बिटवीन CML एंड ल्यूकोमाइड रिएक्शन. सो CML में सेल काउंट जो है हाई होएगा, ल्यूकोमाइड रिएक्शन में सेल काउंट हाई होएगा लेकिन मॉडरेटली हाई होएगा, लेस देन 1 लाख होएगा, और CML में वेरी हाई होएगा. DLC CML में जो है एक तो माइलोसाइट्स मेटामाइलोसाइट्स काफी ज्यादा होते हैं और ब्लास्ट क्राइसिस में ब्लास्ट आ जाए. एंड अनदर थिंग इज बेजोफिलिया. लाइक आई टोल्ड यू, इन CML बेजोफिल नजर आते हैं, ल्यूकोमाइड रिएक्शन में बेजोफिल नहीं नजर आते हैं. दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट. जब हमें TLC बहुत हाई मिल रही होती है तो हम बेजोफिल देखते हैं, अगर बेजोफिल्स आ रहे हैं तो इट गोज वेरी स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ CML. Then toxic granulations are present in leukemite reaction, but they are absent in CML. लेकिन leukemite reaction में भी अगर हमने strong antibiotics दी हुई हैं पेशेंट को तो toxic granulation जरूरी नहीं है कि आएंगे, but हम for difference purpose हम ले लेते हैं कि उनमें आते हैं. Then neutrophilic alkaline phosphatase score जो है CML में low होएगा, leukemite में high होएगा. Another thing, Philadelphia chromosome. CML is Philadelphia chromosome positive, that is translocation 9:22 CML में देखने को मिलती है, ल्यूकोमाइड में ट्रांसलोकेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता. बोन मैरो स्टडी, बोन मैरो में CML में हाइपर सेंसिटिविटी हाई होगी और परसेंटेज ऑफ इमैच्योर सेल भी हाई होगा. ल्यूकोमाइड रिएक्शन में इट इज लेस हाइपर सेलुलर. एंड इसमें आप ऐड कर सकते हो फर्दर क्लिनिकल हिस्ट्री. जो ल्यूकोमाइड रिएक्शन है वो शॉर्ट हिस्ट्री में होगी, सेप्सिस की होगी, बर्न्स की हो गई, क्लैम्सिया की हो गई, ड्रग इंटॉक्सिकेशन की हो गई, जो मैंने उसके दिए हुए पीछे एग्जांपल्स, तो वो ल्यूकोमाइड रिएक्शन में मिलेगा. CML का जैसे मैंने बताया पेशेंट को तो पता ही नहीं होता कि उसको है, पेशेंट ठीक ठाक ही चल रहा होता है, वो किसी दूसरी प्रॉब्लम करके जो है आ रहा होता है. देन अनदर थिंग इज CML में हेपेटोमेगाली और स्प्लीनोमेगाली होगी. ल्यूकोमाइड रिएक्शन तो क्योंकि ये तो इन्फेक्शन में हुआ 3-4 दिन में इतना पहुंचा होता है, तो यहाँ पे हेपेटोमेगाली स्प्लीनोमेगाली वगैरह देखने को नहीं मिलती. दीज आर द अदर डिफरेंसेस. I don't know why my this presentation is sort of incomplete. मैं खुद ही मेरे को याद है और मैंने खुद ही लिखा हुआ है यहाँ पे. So that is leukemite reaction. तो हमने CML कर लिया, हमने CLL कर लिया, हमने ल्यूकोमाइड रिएक्शन कर लिया और हमने CML और ल्यूकोमाइड रिएक्शन में डिफरेंसेस कर लिया. अब लास्ट ऑफ ऑल आता है, क्योंकि हम क्रॉनिक ल्यूकीमियाज कर रहे थे, क्रॉनिक ल्यूकीमियाज में एक ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स. बिकॉज मैंने बताया था माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, दैट मींस माइलॉइड सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं. ये जो होते हैं ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं और यूजुअली कई बार इकट्ठे भी हो जाते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. तो मैंने वहां पे बताया था ना कि CML को हम क्रॉनिक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स ग्रुप में करते हैं. तो इसमें अगर तो माइलॉइड सेल्स की
प्रोलिफरेशन हो रही है तो हम उसको CML कह देते हैं, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। वही वाला क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जो हमने पढ़ा, उसको हमने कैटेगराइज इधर कर दिया। देन पॉलीसाइथीमिया वीरा, अगर आरबीसीज की प्रोलिफरेशन हो रही है तो फिर हम उसको पॉलीसाइथीमिया वीरा कह देंगे। और अगर प्लेटलेट्स की हो रही है तो उसे हम एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, अगर मेगाकैरियोसाइट्स की हो रही है। और अगर बोन मैरो में, वहां पे क्योंकि बोन मैरो में जो स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, फाइब्रस सेल्स होते हैं, अगर उनकी हो रही है तो माइलॉइड मेटाप्लेजिया विद माइलोस्क्लेरोसिस कह देते हैं। तो ये हमारे 4 ग्रुप्स हैं जो बोन मैरो में सेल्स जो हैं जो प्रोलिफरेट करते हैं इन क्रॉनिक मैनर, और जिनको हम माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कभी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन टीचर ये पूछ लेता है माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं। वन सेकंड थिंग इज, जब हम WHO क्लासिफिकेशन करेंगे तब वहां पे जो CML है वो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में पड़ता है जाके, तो इस करके इसका बारे में पता होना चाहिए। तो ये माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में ये क्रॉनिक कैंसर्स हैं सारे बोन के। आरबीसीज का कैंसर है, प्लेटलेट का कैंसर है। वहां पर तो हमने फैब क्लासिफिकेशन में M7 में मेगाकैरियोसाइटिक एक्यूट मेगाकैरियोसाइटिक ल्यूकीमिया डाल दिया। सो प्लेटलेट्स का एक्यूट कैंसर M7 फैब वाला हो गया। प्लेटलेट्स का क्रॉनिक कैंसर एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस हो गया। इसी तरह फैब में M6 था एक्यूट इरिथ्रोसाइटिक ल्यूकीमिया। और आरबीसीज का एक्यूट वाला जो था वो एक्यूट इरिथ्रोसाइटिक ल्यूकीमिया M6 कैटेगरी ऑफ फैब क्लासिफिकेशन। और अगर वो क्रॉनिक है तो पॉलीसाइथीमिया वेरा हो गया। और M0 से लेके M5 तक जो थे वो सारे उसमें वो थे, जिसको कहते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमियास। और अगर क्रॉनिक है तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमियास। तो ये कैटेगरी है। सो यू हैव टू थिंक इन दोस टर्म्स। That finishes with the leukemias। अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, अभी इसमें हमारी WHO क्लासिफिकेशन पड़ी हुई है, WHO क्लासिफिकेशन। एंड उसके बाद फिर हमारा lymphomas पड़े हुए हैं, white blood cells में we are left with the lymphomas that I will be taking up tomorrow।